डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। और इससे पिछले की वीडियो मैंने चर्चा किया था कि मातृशक्तात्मक परिवार बहुपति विवाही परिवार होता है। उसी से संबंधित यह कॉन्सेप्ट है कि बहुपति विवाही परिवार में जो बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है, उस बहुपति विवाह प्रथा के प्रचलन के पीछे क्या कारण है। उन कारणों को जानना जरूरी है, परीक्षा में पूछता है। तो चर्चा करते हैं उसके आगे कि मानव शास्त्रियों ने इस विषय में क्या बोला है, क्या कहा है, उनका क्या मानना है कि बहुपति विवाह प्रथा के पीछे क्या कारण है। अनेक मानव शास्त्रियों ने इस आधार पर, निम्नलिखित आधार पर इस प्रथा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। कुछ मानव शास्त्रियों का मानना है कि बहुपति विवाह प्रथा का एक मुख्य कारण है पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के अनुपात में कमी। अर्थात जिस समाज में पुरुष की संख्या अधिक है और स्त्री की संख्या कम है, वैसे समाज में बहुपति विवाह का प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। टोडा जनजाति के संदर्भ में हम देखते हैं या मानव शास्त्रियों ने देखा कि टोडा जनजाति में प्रथा एवं परंपरा के रूप में उसके प्रथम कन्या का बलिदान कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। जब प्रथम कन्या होती है किसी परिवार में, तो उस प्रथा एवं परंपरा के रूप में उसका बलिदान कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। ऐसी अवस्था में उस समाज में कन्या की कमी हो जाती है। इस कारण से उनमें बहुपति विवाह का प्रचलन पाया जाता है। मानव शास्त्रियों ने इस बात को गौर किया है। दूसरा कारण मानव शास्त्रियों का मानना है कि कन्या मूल्य अथवा वधू मूल्य, जिसको ब्राइड प्राइस भी कहते हैं, के अधिक होने के कारण जनजातीय समाज में एक बहुत ही सामान्य नियम है विवाह प्रथा में कन्या मूल्य का भुगतान। कन्या मूल्य के भुगतान के बिना विवाह संभव नहीं है। और यह कन्या मूल्य प्रथा एवं परंपरा के रूप में निश्चित किया जाता है। जिस किसी समाज में ये व्यवस्था है, वहाँ पे प्रथा एवं परंपरा के रूप में कन्या मूल्य का निर्धारण किया जाता है कि क्या होगा। बहुत सारे समाजों में कन्या मूल्य अधिक रहता है। ऐसी अवस्था में कई पुरुष मिलकर कन्या मूल्य का भुगतान करते हैं और उससे एक स्त्री से विवाह कर लेते हैं, जिससे बहुपति विवाह प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है। तिब्बत में 4 भाई मिलकर के एक स्त्री से विवाह करते हैं, क्योंकि वहां पे कन्या मूल्य अधिक है। कन्या मूल्य क्या चीज, इसको समझना जरूरी है। कन्या मूल्य का मतलब ये नहीं है कि जनजातियों में कन्या को खरीदा और बेचा जाता है। जनजातियों में कन्या को बहुत ही उच्च स्थिति प्राप्त है। आप देखें, पहले भी चर्चा की है, मातृशक्तात्मक परिवार भी पाया जाता है जनजाति में, और संपत्ति का समस्त निर्धारण संपत्ति की मालकिन स्त्रियां ही होती हैं। ऐसा नहीं है कन्या मूल्य होने के कारण जो है सो स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त नहीं है। जनजातियों में स्त्रियों को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है, क्योंकि जनजातियों का ऐसा मानना है स्त्रियों से उससे बच्चे प्राप्त होते हैं जो उसके श्रम संसाधन है। इसलिए वो कन्या को रिसोर्स की रूप में देखते हैं। इसलिए उसका समाज में उनका कन्या का सम्मानजनक स्थिति प्राप्त है और कन्या मूल्य का प्रावधान है। ऐसी स्थिति में कन्या मूल्य अधिक रहता है, तो कई भाई मिलकर एक कन्या से विवाह कर लेते हैं, जिससे बहुपति विवाह प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है। कन्या मूल्य को परिभाषित किस रूप में करेंगे? जनजातीय समाज में कन्या मूल्य अथवा वधू मूल्य यानी ब्राइड प्राइस उनकी विवाह व्यवस्था के एक आवश्यक अंग है। इस व्यवस्था के कारण, वधू मूल्य प्रथा के कारण, वर पक्ष को कन्या पक्ष के माता पिता अथवा उसके किसी नजदीक के संबंधी को एक निश्चित धनराशि अथवा
निर्धारित धनराशि को देना आवश्यक होता है। इसके चुकाए बिना विवाह संभव नहीं है। यही है बधूमूल्य की परिभाषा। तो क्या देखते हैं, बधूमूल्य विवाह का एक आवश्यक अंग है। वर पक्ष द्वारा वधू पक्ष के माता पिता को चुकाया जाता है। एक अन्य कारण है, संघर्षमय प्राकृतिक जीवन होने के कारण। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जनजातीय समाज की निर्भरता, जनजातीय लोग प्राकृतिक रूप से जंगल पहाड़ इसके आसपास निवास करते हैं। ऐसे में उसका जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है और प्रकृति पर निर्भर होने के कारण संघर्षमय जीवन होता है उनका। तो परिवार में कम स्त्री होने से परिवार का आकार सीमित रहता है, ठीक है, ताकि भरण पोषण में सुविधा हो सके। इसलिए भी बहुपति विवाह का प्रथा का उसमें प्रोत्साहन मिलता है। वेस्टरमार्क का मानना है कि जनजातियों में जीविकोपार्जन के लिए पुरुषों को सामान्यतया घर से बाहर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में स्त्रियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुपति विवाह प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है। जनजाति में अनेक जनजातियां भी ऐसी जनजातियां हैं वर्तमान में जो एक समूह दूसरे समूह पर आक्रमण करके वहां के स्त्री एवं बच्चे का अपहरण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में समूह में स्त्रियों की संख्या को कम रखने के लिए भी बहुपति विवाह प्रथा को प्रोत्साहन मिलता है, ताकि स्त्रियां कम रहेगी, सुरक्षा हो सकेगा और इस ढंग के आक्रमण से बचा जा सकेगा। बहुत सारे जनजातियों में पैतृक संपत्ति के विभाजन से रोकने के लिए भी बहुपति विवाह प्रथा का प्रचलन पाया जाता है। सेमा नागा जनजाति में होने वाला विवाह इसी चीज का उदाहरण है। अब गुण क्या है इसके गुण क्या है? परिवार के संपत्ति का विभाजन नहीं हो पाता, सामूहिकता का भावना का विकास होता है, कम पत्नी के होने के कारण पारिवारिक संघर्ष की संभावना कम। लेकिन गुण के साथ साथ कुछ दोष भी हैं, कुछ दुष्परिणाम भी हैं। स्त्रियां अनेक पति होने के कारण स्त्रियां शारीरिक रूप से दुर्बल एवं अनेक प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाती है। कुप्त रोग स्त्रियों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। स्त्रियों में नैतिक स्तर गिर जाता है। जैविक रूप से, प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्त्रियों के संतानोत्पत्ति की स्थिति कम हो जाती है और वह बांझपन की ओर अग्रसर हो जाता है, जिस कारण से जिस जनसंख्या में, जिस समाज में ऐसी व्यवस्था पाई जाती है वहां पे जनसंख्या ह्रास की समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक स्त्री के प्राणी शास्त्रीय दृष्टिकोण से एक स्त्री के अनेक पति होने के कारण लड़कियों की अपेक्षा लड़कों का जन्म अधिक होता है और बहुपति विवाह प्रथा का जो यह चक्र है यह चलता रहता है। इन सभी विवेचनाओं के आधार पर हम पाते हैं कि बहुपति विवाह प्रथा के जो कारण हैं, उनके जो गुण हैं, उसके साथ साथ उसमें दोष भी है। क्योंकि यह इस प्रकार का जो विवाह है, बहुपति विवाह, वह प्रथा एवं परंपरा के रूप में चलता रहता है। जनजातीय समाज में अभी भी वर्तमान समय में भी उन लोगों का जो प्रथा एवं परंपरा पर आधारित जो विश्वास एवं संस्कार है वो बहुत ही अटल होता है।
ऐसी स्थिति में वो इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। जनजातियों में एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है? जनजातियों में ऐसा विश्वास है, ऐसा विश्वास पाए जाते हैं कि उनमें जितने भी नियम, प्रथा, परंपरा, विश्वास, मूल्य जो भी है, जितने भी प्रकार के व्यवहार हैं, वो उनके पूर्वजों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं। ऐसी स्थिति में उसमें किसी प्रकार का बदलाव अथवा चेंज संभव नहीं है। अगर वे किसी प्रकार का बदलाव या चेंज उसमें करना चाहेंगे तो उन्हें पूर्वजों के आत्माओं का कोपभाजन करना पड़ेगा और उनका विनाश हो जाएगी। ऐसा अटल विश्वास उनमें पाया जाता है। यही कारण है कोई भी जनजाति कानून तोड़ देगा लेकिन प्रथा एवं परंपरा को टूटने नहीं देगा, क्योंकि उनका मानना है उनका एग्जिस्टेंस, इस पृथ्वी पर निवास स्थान सब उनके पूर्वजों के द्वारा निर्धारित है, पूर्वजों के नियमों के द्वारा निर्धारित है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आगे आप इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।